और चलिए इस बड़ी खबर पर हमारी नजर है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ईरान के राष्ट्रपति को लेकर सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बताते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति रईसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का भी ट्वीट सामने आया। जी हां, ईरान से आ रही खबरों पर चिंतित हूं, पीएम मोदी ने कहा है। मुश्किल वक्त में भारत ईरान के साथ, रईसी और उनके साथियों के लिए प्रार्थना। ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया। देखिए लगातार हम आपको इस खबर की हर जानकारी आप तक मुहैया करा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे आज शाम जब ईरान के राष्ट्रपति का जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हुआ, क्रैश लैंडिंग हुई, उसके बाद से लगातार एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरा ईरान इस समय बौखलाया हुआ है, लगातार दहशत में भी, और कहा यह जा रहा है कि हर पल ईरान के लोगों के लिए एक नई खबर अपडेट इस पर आ रहा है। और देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इसी तरीके से इस खबर को लेकर, ईरान से आ रही इस खबर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में भारत ईरान के साथ, रईसी और उनके साथियों के लिए प्रार्थना। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं इसी से जुड़ी हुई। रईसी पर ईरानी सुप्रीम लीडर का भी बयान सामने आया। जहां रईसी के सुरक्षित होने की प्रार्थना खमेनी की तरफ से कहा गया है। ईरान की जनता सब्र से काम ले, ईरान में कोई उथल पुथल नहीं होगी। और देखिए लगातार पहली आप कह सकते हैं कि बड़ी इस तरीके से एक आधिकारिक बयान इस पर आया है। खासतौर पर उन्होंने राष्ट्रपति की जो हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर, लैंडिंग को लेकर, उसको लेकर बयान दिया है। और अगली बड़ी खबर का भी रुख कर आपको बता देते हैं कि ईरान हेलीकॉप्टर हादसे पर इजरायली एजेंसी का भी आकलन सामने आया। हादसे में किसी के बचने की संभावना नहीं है, ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए इजरायली न्यूज एजेंसी कान का ये दावा है। हम आपको बता रहे हैं कि इस खबर पर लगातार अब इजराइल से भी प्रतिक्रिया आ रही है। कहा जा रहा है कि इजराइल न्यूज एजेंसी का यह बयान सामने आया है कि उसने कहा है कि एजेंसीज की तरफ से बताया गया है कि इस हादसे में किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। और अगली खबर का भी रुख करते हैं। ईरानी राष्ट्रपति रईसी आज आर्मेनिया की भी यात्रा करने वाले थे। आखिर समय में रईसी का दौरा रद्द हो गया था। हादसे के वो दौरा रद्द होने से जोड़ा जा रहा है। और देखिए हम आपको बता रहे हैं कि अजरबैजान के बाद आर्मेनिया का दौरा उन्होंने करना था, लेकिन एन मूवमेंट पर आया, एन वक्त पर उनका ये दौरा रद्द कर दिया गया। और अब इस क्रैश से इस दौरे को भी जोड़ा जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आज अजरबैजान के दौरे पर थे ईरान के राष्ट्रपति और दो परियोजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया। और चलिए अगली एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। ईरानी न्यूज चैनल का भी बयान इस मामले में सामने है। अगले कुछ घंटे में सारी जानकारी सामने आ जाएगी। हादसे के कारणों की भी जांच शुरू कर दी गई है। और देखिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अब ईरान के न्यूज चैनल्स का यह बयान सामने है कि अगले कुछ घंटों में इस हादसे की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। हादसे के कारणों की भी जांच शुरू कर दी गई। यानी दो प्लेटफॉर्म्स, यानी एक तरफ लगातार हादसे को लेकर रेस्क्यू टीम लगातार उस इलाके में पहुंच रही है, दूसरी तरफ अब इस हादसे की जानकारी है, इस हादसे के कारणों की भी जांच करने के लिए इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी गई है। और देखिए इस पूरी खबर पर करीबन आपको लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे लगातार इस खबर को लेकर कई आकलन सामने आ रहे हैं। और चलिए इसी से खबर से जुड़ी एक बड़ा सवाल सामने आया षड्यंत्र को लेकर। षड्यंत्र की कई थ्योरी सामने आ रही है। सबसे पहली थ्योरी ये कि हादसा अगर साजिश था तो मोसाद का हाथ तो नहीं है इसमें, ये एक बड़ा सवाल है। क्यों ईरान और हमास हिजबुल्लाह का हथियार सप्लायर है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। थ्योरी नंबर 2 का कहा जा रहा है कि अजरबैजान के साथ मिलकर ये साजिश रची जा सकती है। आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि आर्मेनिया को ईरान ने हथियार भेजे थे, ये इसका एक बड़ा कारण है। तीसरी थ्योरी क्या कहती है? क्रैश के पीछे यूक्रेनी एजेंट के होने का भी दावा किया जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि ईरान रूस को शाहेद ड्रोन सप्लाई कर रहा था, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनती जा रही है। और देखिए थ्योरी नंबर 4 क्या कहती है? ईरान के विरुद्ध विद्रोही गुटों ने रची है ये साजिश। आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि सुलेमानी की मौत रईसी के रुख से नाराज थे। देखिए लगातार जो गुट था जनरल सुलेमानी का, वो भी ये करा सकता है। अब थ्योरी नंबर 5 का रुख करते हैं। नाटो और उसके सहयोगियों का भी इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि अरब में अमेरिका और नाटो के सेंटर ईरानी प्रॉक्सी के टारगेट थे। अब थ्योरी नंबर 6 आपको बताएं हम आपको कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम के कारण भी इस एक बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि ईरान अगले 7 दिनों में न्यूक परीक्षण करने वाला था, यानी न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था। ये इसकी हमने आपको इसकी 7 बड़ी वजह आपको बताई। और हमने आपको ये भी बताया कि आखिरकार
इसको लगातार क्रैश को लेकर कहा जा रहा है कि देखिए क्रैश जिस इलाके में हुआ वो इलाका है जो करीबन तेहरान से 600 किलोमीटर दूरी पर है। ये इलाका वो है जो बहुत ज्यादा माउंटेन यानी डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है। ये इलाका वो है जहां पर इंटरनेट सेवाएं बिल्कुल नहीं है, जीपीएस की कोई सुविधा नहीं है, लगातार पहाड़ी इलाका है, बहुत घने जंगल है इस इलाके के अंदर। और यही वजह है कि इस पर षड्यंत्र की थ्योरी भी सामने आ गई है और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इस पूरी खबर पर हम आपको हर पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से अभी जो बड़ी बातें हैं कि कहां पर यह क्रैश हुआ। देखिए आपको दिखा रहे हैं ज़ोल्फा और बाजपान और तबरेज का ये इलाका है और खासतौर पर यह भी हम आपको बता रहे हैं कि उजी गांव के पास का ये इलाका है। कहा जा रहा है कि वहां की माइंस के पास सबसे पहले उसकी सबसे आखिरी जो उसकी लोकेशन मिली जीपीएस की वो इसी इलाके में मिली थी और उसके बाद से ही लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस इलाके की चुनौती के बारे में भी आप समझ लीजिए। दरअसल ये वो इलाका है जो घने जंगलों का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बहुत ठंड है और यहाँ पर फॉग होने के चलते, धुंध होने के चलते लगातार विजिबिलिटी बहुत कम है। और रात के समय क्योंकि अब पूरे ईरान के अंदर खासतौर पर सनडाउन हो चुका है, पूरे इलाके के अंदर अब रोशनी नहीं है और इसी वजह से रात के समय ऑपरेशन चलाने में और ज्यादा दिक्कत सामने आएगी। और देखिए हम आपको बता रहे थे कि आखिरकार ये कैसे हुआ, क्योंकि आज जब ईरान के राष्ट्रपति लगातार अजरबैजान थे तो उन्होंने 2 परियोजनाओं की शुरुआत की। उसके बाद वो अपने कॉन्वॉय के साथ वापस लौट रहे थे, यानी उनके जो हेलीकॉप्टर कॉन्वॉय था वापस लौट रहा था और उसी दौरान ये हादसा हुआ। देखिए क्या हुआ, 3 हेलीकॉप्टर के काफिले में से उड़ान भरी गई थी, 2 ही वापस लौटे सेफली, 1 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 1 हेलीकॉप्टर जो लगातार रूट भटक गया था बहुत दूर जाकर गिरा और इसी में ईरान के राष्ट्रपति, उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर और कई डेलीगेशन मौजूद थे। हेलीकॉप्टर में कम्युनिकेशन सिस्टम सबसे मजबूत होता है। हालांकि राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर है तो निश्चित तौर पर इसमें सारी सुविधाएं सबसे बेहतर होती है। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम फेल भी हो जाता है तो हेलीकॉप्टर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त भी हो जाए तब भी इसका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो काम करता रहता है। तीसरी आपको बात बता दें कि राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर काफी सुरक्षित होता है। अगर लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी ट्रेस नहीं होता तो हादसा बेहद गंभीर हो जाता है। यह हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ और अब क्या आशंकाएं लगाई जा रही है। राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर सबसे अनुभवी पायलट चलाते हैं, सबसे एक्सपीरियंस लोग होते हैं। अगर अनुभवी पायलट के होने पर हादसा होता है तो गंभीर ही होगा, ये भी इसकी आशंका जताई जा रही है। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार इस हादसे में क्या हुआ और अब क्या आशंकाएं जगाई जा रही है, क्योंकि 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हम आपको लगातार एक खबर बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि अभी समय क्या आशंकाएं इस खबर को लेकर, इस हादसे को लेकर जताई जा रही है। और यही वजह है क्योंकि अब तक 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन अब तक कोई भी रेस्क्यू टीम उस हेलीकॉप्टर क्रैश साइट तक नहीं पहुंच पाई है। यह भी सबसे बड़ी बात है। और देखिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मौसम बिगड़ने से हवाई तलाशी अभियान भी रोक दिया गया। जी हां, अंधेरा होने के कारण हवाई तलाशी अब असंभव हो गई है। जमीन पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, ग्राउंड ऑपरेशन अब भी जारी है। ड्रोन से हेलीकॉप्टर की तलाश की जा रही है। तबरेज और तेहरान से एयर एम्बुलेंस तैयार की गई है, भेजी गई है और क्रैश साइट पर एम्बुलेंस भेजी जा रही है। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लगातार इस इलाके में बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन की जा रही है, ना सिर्फ रेस्क्यू टीम की बल्कि जो रेस्क्यू टीम के साथ जो मेडिकल टीम है क्रैश साइट पर पहुंचने की लगातार वहां भेजी गई है। एयर एम्बुलेंस तक को भेजा गया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार इस समय वहां के क्या हालात है। ये तस्वीरें 4 घंटे पहले की है जब रोशनी के अंदर ये रेस्क्यू टीम पहुंची थी, लेकिन हालांकि अब वहां पर अंधेरा हो चुका है। वहां पर ऑपरेशन रेस्क्यू टीम को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लगभग असंभव सा जैसी स्थिति है वहां पर। लेकिन ये कहा जा रहा है कि लगातार मौसम बिगड़ने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल से चल पा रहा है। और देखिए हम आपको इस खबर के बारे में हर एक जानकारी बता रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार इस समय वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। जब ये क्रैश हुआ उस समय क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। 4-5 घंटे का वक्त हो चुका है लेकिन अब भी ईरान के राष्ट्रपति का कोई पता नहीं लगा। और चलिए इस खबर पर हमारी पूरी नजर है, हम लगातार अब आपको इस खबर का हर पहलू बता रहे हैं। लेकिन इसी के साथ हमारे साथ कई गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर के सिन्हा हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन रिटायर विनोद अगस्तीन सर भी हमारे साथ मौजूद है और हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहले 5 घंटे आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि 5 घंटे से लगभग होने जा रहे हैं
क्या स्थिति है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? क्या टीम उस क्रैश साइट पर पहुंच भी पाई है? नहीं। बिल्कुल सुमित, देखिए सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी अभी एक खबर ये आ रही है कि ईरान ने हेलीकॉप्टर हादसे में खोज अभियान के लिए मदद मांगी है यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन की एक सैटेलाइट कंपनी है कोपरनिकस ईएमएस, उसकी मदद मांगी है और वो कंपनी सैटेलाइट इमेज के जरिए दरअसल ग्राउंड पर मैपिंग करती है और यूरोपियन कमीशन के उस कंपनी को अप्रोच किया गया है। यानी ईरान ने इस हादसे को लेकर जो मदद मांगी है वो पहली मदद यूरोपियन यूनियन से मांगी है और यूरोपियन यूनियन की सैटेलाइट की कंपनी कोपरनिकस ईएमएस के जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया गया है ताकि हादसे पर रेस्क्यू टीम पहुंच सके और राष्ट्रपति को, विदेश मंत्री को और उनके साथ जो लोग हैं उनको तलाश कर सके। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हादसे के इतने घंटे बीत जाने के बाद भी, लगभग 6-7 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक रेस्क्यू टीम एग्जैक्टली उस लोकेशन को नहीं पकड़ पाई है कि आखिरकार राष्ट्रपति कहां है, विदेश मंत्री कहां है, उनका हेलीकॉप्टर कहां है मनीष, और उसकी खोज। मनीष, यही सबसे बड़ा सवाल है। और क्या आखिरकार राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर इस तरीके से गायब हो जाए और 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है लेकिन अब तक उस साइट तक नहीं पहुंच पाए। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा सर भी हैं। सर, अक्सर राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है, इतना ज्यादा सीक्रेटिव होता है, फिर भी ये हादसा हो जाता है। कितना बड़ा चैलेंज होगा अभी ईरान की फोर्सेस के लिए, खासतौर पर उस लोकेशन पे पहुंच पाना? सुमित, जय हिंद। आपने ये बताया कि जो अभी ये हादसा हुआ है अभी उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आनी बाकी है कि हार्ड लैंडिंग है, क्रैश है और उसका क्या कंडीशंस हैं। तो इसके पहले तो जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे ईरान के लोगों के साथ हम भारत के सभी लोग खड़े हैं और आपका चैनल इसको दिखा रहा है, उसी संदिग्ध से हम ईरान के साथ खड़े हैं। अभी आपने पूछा, जो आपका सवाल है कि जब जो प्रेसिडेंट का यदि चॉपर जाता है उसके साथ फॉरेन मिनिस्टर साहब भी हैं उसके साथ, और वो 2 कंट्री में जैसे आपने बताया अजरबैजान और उसके बाद जोर्डन और उसके बाद शायद आर्मीनिया भी इनको जाना था और ये बीच में उनके प्रोग्राम हुए कैंसिल हुए। तो देखिए ये 3 चॉपरों का एक उसको कहते हैं कॉन्वॉय कह लीजिए, एयर कॉन्वॉय कह लीजिए, इसके अंदर में सबसे जब आपके पूरे के पूरे प्रेसिडेंट जाते हैं तो ये मान के चलिए कि उनके पायलट्स जो होते हैं वो मास्टर ग्रीन पायलट्स ही गए होंगे उस चॉपर में। दूसरी जो बड़ी बात है कि उसके अंदर में उसकी सर्विसिबिलिटी या उसके जो चेकअप्स हैं वो पूरे हुए होंगे। मगर जो हेलीकॉप्टर सर्विस में सबसे बड़ी जो चीज होती है वो एक तो वेदर है और एक टेरेन कंडीशंस। आप ये कैस्पियन सी के साथ ही आपको पता ही है कि जो नॉर्दर्न इलाका है उसके जो नॉर्थ ईस्ट पे पड़ता है अजरबैजान का इलाका, ये बहुत टर्बुलेंट इलाका है। और देखिए ये पूरे साल तक इसकी जो वेदर कंडीशंस होती हैं उसमें फेयर वेदर का जो विंडोज है वो बहुत कम होता है। और इसी दौरान यदि इसमें केवल मौसम का ही एक मिजाज के कारण ये जो हादसा हुआ है उसके कारण हुआ है, वो तो आपके जब रिपोर्ट्स आएंगे तब पता चलेगा। हाँ, आपने इसके पहले क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में जिस तरह से 7 महीनों से चीजें चली हैं और बहुत सारी चीज, क्योंकि वर्ल्ड की पूरी परिस्थितियां बदल जाएंगी, तो उसमें उसके टॉप लीडर्स और ईरान को लेकर के, क्योंकि ईरान ही एक ऐसी कड़ी बन गई है। यदि आप ट्रांस अटलांटिक से ले लीजिए, ट्रांस अटलांटिक मैंने यूरोप की मैं बात करता हूँ, फिर मेडिटेरियन होते हुए अभी तो आप देख ही रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर में, तो ये एक ईरान एक बहुत बड़ा इसके अंदर में एक पहलू बन चुका है, एक कड़ी बन चुका है कि पूरी परिस्थितियों को आज किस पहलू पे जाएगा पूरा विश्व, ये डिपेंड करता है कि या और ईरान जिस तरह से प्रॉक्सी वॉर, पहले तो शैडो वॉर था और उसके बाद अभी तो ओपन वॉर है, खास करके 1 अप्रैल, उसके बाद 14 और 19 अप्रैल के बाद परिस्थितियां पूरी बदल चुकी हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें टॉप लीडर्स जो कि आपका सबसे बड़ा, देखिए इब्राहिम रईसी और हुसैन अमीर अब्दुल्लान जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, ये खास करके हुसैन अमीर अब्दुल्लान जो आज आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ईरान एग्रेसिव हुआ है वो डायरेक्ट, पहले तो शैडो वॉर करता रहा है, एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन उसने लिया है उस अमेरिका के साथ भी और
और उसके पीछे बहुतों का हाथ है। बिल्कुल हम सर, discuss बात तो करेंगे ये आगे वाली। बिल्कुल बिल्कुल सर सिन्हा सर, यही बात कही जा रही है कि देखिए कन्फ्रंटेशन ईरान ने सीधा अमेरिका के साथ ले लिया, इसीलिए षड्यंत्र की पॉसिबिलिटी लगातार हो रही है। अगस्तीन सर, आप तो एयरफोर्स में रहे हैं, आपने लगातार ऐसे कई प्रोटोकॉल्स, ऐसे कई चीजों को देखा भी होगा, उड़ान भी भरी होगी। अभी क्योंकि हादसा या फिर साजिश, ये जो लाइन है, इस पर लगातार ये चीजें आगे, खबर आगे चल रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये एक बड़ी साजिश भी हो सकती है? सवाल है। देखिए, आपको याद होगा एक ऐसे ही संदर्भ परिस्थिति में जनरल बिपिन रावत का भी क्रैश हुआ था, और उस समय में मैंने अपनी चैनल पे कवर किया था। इसको जरा मैथमेटिकली देखते हैं सुमित। मैथमेटिकली देखने का रीजन ये है, फॉग एक बहुत बड़ा रीजन है हेलीकॉप्टर के क्रैश होने में। जनरल बिपिन रावत के टाइम में भी यही एक रीजन रहा। आपको याद होगा चीफ मिनिस्टर उस समय जो आंध्र प्रदेश का, उनका भी जब क्रैश हुआ था उस समय में भी बैड वेदर एक बड़ा एक रीजन रहा। तो अगर हम ये जो थियरीज, जो आपने 5-6 थियरीज की बात करी है, उन थियरीज को इस फॉग के साथ जब जोड़ते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि मैथमेटिकली ये दोनों इक्वेशन एक साथ मिलने में जो चंद सेकंड है वो इनएडिक्वेट है, और आप इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो वो जो नंबर निकल के आता है कि इसकी पॉसिबिलिटी इट गोज इनटू समथिंग लाइक 1 in a billion चांस, विच इज एज गुड एज कि आपके सर में कोई मीटियोराइट आके लग जाए, उतना चांस में रह जाता है मैथमेटिकली। तो मेरा ये मानना है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, जो Mi-17 है उसमें मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा है, उसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड HTOS, हेलीकॉप्टर टेरेन अवेयरनेस वार्निंग सिस्टम, जो सिरकॉस्की में है बिल्कुल। और VIP हेलीकॉप्टर्स में है। सर बिल्कुल 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 सर,